देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस समेत देश के 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा सुनवाई के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था। याचिका में इन दलों ने गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि नेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बन सकती। विपक्षी दलों की तरफ से ये याचिका वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले कुछ सालों में सीबीआई और ईडी ने जो मामले दर्ज किए हैं उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। कोर्ट में दलील दी गई है कि 2014 से 2022 तक ईडी ने 121 नेताओं की जांच की, जिनमें 95% विपक्ष से हैं। वहीं सीबीआई ने 124 नेताओं की जांच की, जिनमें 108 विपक्ष के हैं। सीबीआई ने कहा है कि आंकड़े अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या राजनेताओं के पास जांच से बचने का कोई विशेषाधिकार है? आखिर राजनेता भी देश के नागरिक ही हैं। कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, उनका भी अधिकार आम आदमी की तरह है। इस मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद याचिका वापस ले ली गई है। The court heard us with great patience. They ultimately did not entertain it, but did not express a single opinion on the merits. They allowed the matter to be withdrawn. They recorded that it's at this stage, which means that full liberty is there for us to come again on new facets, new grounds. चीफ जस्टिस ने कहा है कि कानून देश के सभी नागरिकों के लिए बराबर है। ऐसे में हम किसी भी जांच एजेंसी को ये नहीं कह सकते कि इस मामले में किसी भी नेता को संरक्षण दिया जाए। अगर किसी भी नेता या व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए अदालतें हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पूरे मामले में या नेताओं के मामले में कोई भी दिशा निर्देश बनाने का आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली। राहुल गांधी ने अपनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बनाया, अदालत पर दबाव बनाया। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं बची है। पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और हम आप थर्ड क्लास सिटीजन हैं। ये हमारा कहना नहीं, बल्कि कांग्रेस के युवराज पर महाराज ने जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। उधर जवाब में कांग्रेस ने कहा कि फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होता है, ये महाराज से बेहतर कौन जान सकता है। मानहानि केस में सजा के बाद राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर देश के ओबीसी समुदाय का अपमान करने और अदालत पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की अब कोई विचारधारा नहीं बची है। इतना ही नहीं, सिंधिया ने ये तक कह डाला कि कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा। सिंधिया ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई के तौर पर पेश कर रही है और कोर्ट पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है। उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में कांग्रेस के उपनेता के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी को विशेष सत्कार दे रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और हम और आप थर्ड क्लास सिटीजन हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए
कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी राहुल गांधी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमलों के जवाब पर पलटवार किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी सहित कई बड़े नेताओं ने राहुल के बचाव में बयान दिए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसा कि फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होता है ये महाराज से बेहतर कौन जानता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की दया से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ा है। देखो, कांग्रेस पार्टी कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन एक उदाहरण देता हूं कि राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया। ये बोल सकते किसी ने, क्योंकि खुद जो महाराज है वो महाराज जानते हैं कि फर्स्ट क्लास सिटीजन और सेकेंड क्लास सिटीजन के अंतर महाराज को बखूबी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की दया से, मदद से ये एक पॉलिटिकली मतलब सियासी क्षेत्र में उनको बड़ा मतलब उनका कद बढ़े। सिंधिया का राहुल गांधी की आलोचना करना कांग्रेस को दूसरे नेताओं के मुकाबले कुछ ज्यादा चुभ सकता है, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस में रहे सिंधिया को कभी राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। राहुल को कांग्रेस का युवराज तो सिंधिया का महाराज कहा जाता था, लेकिन 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ और दिग्विजय से सिंधिया की ज्यादा नहीं बनी और सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। इस बात की टीस कांग्रेस नेताओं के बयानों में झलकती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इस रेस में सबसे आगे बस्तर सांसद दीपक बैज हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव के बादल मंडरा रहे हैं। चुनावी मौसम में चर्चा गर्म है कि जल्द ही कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। बड़े नेताओं के दिल्ली दौरे से इसकी अटकलें और तेज हो गई हैं। सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत की दिल्ली में आला कमान से मुलाकात से माना जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव कभी भी हो सकता है। आनन फानन में बस्तर के सांसद दीपक बैज को दिल्ली से बुलावा भी इस संभावना को मजबूती दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बस्तर सांसद दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी जल्द ही मिल सकती है। मंगलवार को बैज ने दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और बुधवार को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से मिले। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान इशारों में ही सही, लेकिन वो छत्तीसगढ़ कमान संभालने के लिए तैयार भी नजर आए। यानी अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि आप भी आदिवासी हैं, बस्तर से ही हैं और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम साहब वो भी आदिवासी है बस्तर से, अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए तो आप तैयार हैं लेने के लिए? चुनावी वर्ष में एक बड़ी चुनौती होगी पार्टी के लिए। देखिए, अभी समय कम है और काम ज़्यादा करना है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इस 4.5 साल में बेहतर काम किए और अभी भी कर रहे हैं, तो हमें कहीं पे भी चुनाव जाने में दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है समय कम होने की वजह से चुनौतियाँ बड़ी है, लेकिन फिर भी सरकार ने अच्छा काम किया है, तो कहीं भी कोई चुनौती नहीं है। हमारा पूरा फोकस, पूरा हमारा जो ध्यान है 2023 के विधानसभा के चुनाव में है, नवंबर में होने जा रहे हैं और उस चुनाव में हमको दोबारा सरकार बनाना है। ये हम लोग का सबसे बड़ा फोकस और हमारा मकसद रहेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो गया है और उनके स्थान पर किसी नए चेहरे को लाने की बात कई दिनों से सियासी हवाओं में थी। इस रेस में दीपक बैज को सबसे आगे माना जा रहा है। दीपक बैज छत्तीसगढ़ के सबसे युवा विधायक रह चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को 11 में से केवल 2 सीटें ही मिली थी, तब बस्तर की लोकसभा सीट से जीतकर दीपक बैज ने अपना लोहा मनवाया था। राजनीतिक पंडित भी बस्तर सांसद दीपक बैज को सियासी नफा नुकसान की गणित में बिल्कुल फिट मानते हैं। चुनाव से पहले बस्तर का प्रतिनिधित्व बरकरार रखने के लिए दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो दीपक बैज साहब संकेतों में जरूर कह रहे हैं कि जिम्मेदारी अगर मिली तो उसे पूर्ण करेंगे। चुनावी वर्ष है, कांग्रेस को वापस सत्ता में लाएंगे, भूपेश बघेल के विकास के दम पर सत्ता में लौटेंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। पेरिस का फेमस आईफल टावर आपने देखा होगा, लेकिन अब इंडिया में भी एक आईफल टावर, लेकिन ये लोहे से नहीं 75,000 माचिस की तीलियों से बना है। ये कमाल किया है मेरठ के एक शख्स ने।
तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनते देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ तो कमाल ही हो गया। माचिस की तीलियों को जोड़कर बना है 8 का ऐसा शानदार नमूना कि देखने वाले दंग हैं। पेरिस का मशहूर एफिल टावर है ये। खूबसूरती देखिए जरा। कलाकार ने इसे बनाने में हर बारीकी का ध्यान रखा है। भले ही ये माचिस की तीलियों से बना हो, लेकिन इसकी शान असली एफिल टावर से जरा भी कम नहीं, और ना ही इसे बनाने में लगी मेहनत। असली एफिल टावर तो करीब 2 साल में बन गया था, लेकिन इसे बनाने में 4 साल लग गए, जबकि प्लानिंग में 40 साल। एक और अहम बात जो आपको हैरान कर देगी, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टावर को बनाने में माचिस की कितनी तीलियां लगी होंगी? पूरी 75,000। जी हाँ, सही सुना आपने, 75,000 तीलियों से बनकर तैयार हुआ है यह एफिल टावर, और इसे बनाया है मेरठ के सुरेंद्र जैन ने। 75,000 माचिस की तीलियों के साथ तैयार कर दिया एफिल टावर का नमूना। सुनने में हैरान करने वाला लगता है, लेकिन मेरठ के 72 वर्षीय बुजुर्ग सुरेंद्र जैन ने अपने जीवन का सपना पूरा कर लिया। सुरेंद्र जैन जी का 40 वर्ष पुराना सपना था कि वो माचिस की तीलियों के साथ एफिल टावर का नमूना तैयार करें। लगातार वो कोशिश करते थे, लेकिन बन नहीं पाता था, कोई ना कोई खामी रह जाती थी। लेकिन 2019 में उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया वो 2023 में आकर पूर्ण हो गया। 4 वर्ष में 75,000 तीलियों के साथ सुरेंद्र जैन जी ने एफिल टावर का नमूना तैयार कर दिया, जो अपने आप में हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से एफिल टावर का यह नमूना तैयार किया गया है। माचिस की तीलियों के साथ तैयार किया गया है। 75,000 माचिस की तीलियां इसमें लगाई गई हैं, इनको चिपकाया गया है, और 4 वर्ष का समय लगा है इसको तैयार करने में, जो अपने आप में बिल्कुल हैरत में डालने वाला रहता है कि आखिर कोई शख्स 4 वर्ष तक कैसे लगातार एक ही काम में जुटा रहे। वो बिजनेसमैन भी है, लेकिन रोजाना 1, 2, 10, 20, 150 माचिस की तीलियां रोज जोड़ते गए, और 4 वर्षों में उन्होंने ये करिश्मा करके दिखा दिया। तो यूं सुरेंद्र जैन रोज माचिस की तीलियां जोड़ते थे, सपना साकार होता गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सुरेंद्र जैन 40 साल तक एफिल टावर बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन सुरेंद्र जैन ने भी जान लिया था कि अपना सपना पूरा करना है। इसके लिए वो खुद पेरिस गए, जहां 2 दिन तक एफिल टावर के नीचे बैठ इसे निहारते रहे, और फिर इन्होंने माचिस की तीलियों से शानदार एफिल टावर तैयार किया। मैंने बहुत कोशिश करी बनाने की, 40 साल से मैं कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर मैं 2013 में खुद फ्रांस गया, और 2 रोज तक मैं फ्रांस में एफिल टावर के नीचे ही बैठा रहा और उसे निहारता रहा। मैंने कहा अब इसे मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, और 2019 से फिर मैंने कोशिश करी, और 2022 के अंत तक, 23 के शुरू तक ये आके कंप्लीट हुई, और मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिली इसे बना के। वैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ, 2 लड़के हैं मेरे, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग करा कि पापा आप अपना काम करें, अपना शौक पूरा करें। अपने शौक को जुनून बनाकर सुरेंद्र जैन ने अपने सपने को पूरा किया। परिवार ने भी साथ दिया, बेटों ने बिजनेस संभाला, और सुरेंद्र जैन अपना सपना पूरा कर पाए। बुजुर्ग सुरेंद्र जैन ने अपना सपना पूरा कर लिया, और अब ये सबको संदेश दे रहे हैं कि शौक बड़ी चीज है, इसे जरूर पूरा करिए। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ, 2 लड़के हैं मेरे, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग करा कि पापा आप अपना काम करें, अपना शौक पूरा करें, बिजनेस हम देखेंगे। मुझे बहुत संतुष्टि है, और मैं सबसे यही कहूँगा कि बिजनेस तो आप लोग करते हैं, लेकिन अपने शौक मत करिए। शौक बहुत बड़ी चीज है। बेशक शौक बड़ी चीज है। तीलियों से एफिल टावर बनाकर सुरेंद्र जैन ने अपना शौक पूरा कर लिया। इसके लिए सालों मेहनत की, और 8 का ये नमूना तैयार किया कि देखने वाले देखते रह जाएं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए एक बेटा श्रवण कुमार बन गया। पिता के स्कूटर पर मां को बैठाकर भारत भ्रमण पर निकल पड़ा, और इसके लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। मां बेटे को अपना सौभाग्य बता रखी है। बेटे के लिए माता पिता भगवान की तरह हैं। देखिए। मैं पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा? मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नजदीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा। माँ की इस निराशा ने बेटे को संकट में डाल दिया। बेटे ने श्रवण कुमार सा संकल्प लिया। मां बेलूर तक न जा सकी, बेटा उन्हें पूरे भारत की सैर कराने निकल पड़ा।
16 जनवरी 2018 को शुरू हुई वो यात्रा आज भी जारी है। मैसूर के रहने वाले कृष्ण कुमार अपनी मां चूड़ा रत्ना के साथ अब तक 66,722 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। भारत में स्थित पुण्य क्षेत्रों, मंदिर, मठों के साथ साथ कृष्ण कुमार मां को नेपाल, भूटान, म्यांमार तक की सैर करा चुके हैं। इस यात्रा को कृष्ण कुमार ने नाम दिया है मातृ सेवा संकल्प यात्रा। मैं पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे? मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नजदीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा। उसी समय में मुझको परेशान हो गया। मेरी माताजी का चेहरे का ऊपर निराश भाव आया। उस देखकर मुझको बहुत परेशान हो गया, संकट हो गया। उसी समय में मैं मेरी माताजी को, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड़ एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता है। ये संकल्प करने के बाद हम जनवरी 14 2018 में जॉब को रिजाइन करके जनवरी 16 2018 में ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया मैसूर से। अभी तक हम 66,722 किलोमीटर सफर चुका हूँ। अभी तक पूरा भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है, कितना मंदिर है, मठ है, साधु सत्पुरुषों का दर्शन, स्पिरिचुअल सेंटर्स, सभी मेरी माताजी को लेकर पुण्य नदी में नहाकर, पुण्य स्नान कर कर, तीर्थ प्राशन कर कर मेरी माताजी का जो इच्छा था वो मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। समग्र भारत, साथ ही नेपाल, भूटान, म्यांमार भी। ये 20 साल का पुराना स्कूटर। कृष्ण कुमार ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है और यह सफर शुरू करने से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर थे। कृष्ण कुमार बताते हैं कि मैसूर में उनका 10 लोगों का संयुक्त परिवार है। माँ घर के सारे काम करती थी, कभी बाहर ही नहीं गई। 2015 में पिताजी नहीं रहे। उस दौरान कृष्ण कुमार बेंगलुरु में जॉब करते थे। एक दिन बात में उन्होंने मंदिर के नाम गिनाते हुए माँ से पूछा कि क्या आपने कभी इनके दर्शन किए हैं? माँ ने कहा, बेटा मैं तो पास वाले मंदिर तक नहीं गई। बस फिर क्या था, बेटे ने नौकरी से इस्तीफा दिया और माँ को लेकर मातृ सेवा संकल्प यात्रा पर निकल पड़े। वो एक दिन वो पूछा कि कुछ जगहों के नाम पूछा। वो मैंने कहा वो नजदीक वाले मंदिर बेलूर हड़ेबीड़ नहीं देखा, ऐसा कह लिया। उसके मन को परेशान हो गया उस समय। वो तुरंत संकल्प करके मुझे सारे देश को दिखाया है। हमारे भारत में जितने पुण्य क्षेत्र है उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, तीर्थ प्राशन करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है। समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। जितनी खास ये यात्रा है उतनी ही खास है ये सवारी। इसी स्कूटर पर मां के साथ सफर पर निकले हैं कृष्ण कुमार। लेकिन ये महज एक स्कूटर नहीं, कृष्ण कुमार को उनके पिता ने 20 साल पहले ये स्कूटर दी थी। ये स्कूटर इनके लिए पिता का प्रतिरूप है। इस पर सफर कर यूं लगता है जैसे यात्रा में सिर्फ मां नहीं, पिता भी साथ हों। स्कूटर, इसमें हम सफर कर रहा हूँ क्योंकि ये स्कूटर मेरे पिताजी ने मुझको 20 साल के पहले दिया था। मैं मानता हूँ मेरा पिताजी भी हमारे साथ आ रहा है। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।